Hello everyone, in this video we are going to do the portrait of a lady. This is the chapter number 1 of 11th class from Hornbill book. So this chapter is all about a lady and a grandchild, and here the introductory part contains that the portrait of a lady, it's a story, and the author describes his relationship with his grandmother, and he tries to pen down her daily activities and how she evolved as a character as time passed by, and in order to explain her appearance, which help to create an image in the reader's mind, he has given us all detail of his grandmother. So student, here we are with our story, and here the story begins with the first paragraph. My grandmother, like everybody's grandmother, was an old woman. She had been old and wrinkled for 20 years that I had known her. People said that she had once been young and pretty and had even had a husband. But that was hard to believe. My grandfather's portrait hung above the mantelpiece in the drawing room. He wore a big turban and loose-fitting clothes. His long white beard covered the best part of his chest, and he looked at least 100 years old. He did not look the sort of person who would have a wife or children. He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren. As for my grandmother, being young and pretty, the thought was almost revolting. She often told us of the games she used to play as a child that seemed quite absurd and undignified on her part, and we treated it like the fables of the prophets she used to tell us. Here we confronted some difficult words. Wrinkled. Wrinkles का मतलब होता है झुर्रियाँ होना. पोर्ट्रेट का मतलब होता है कोई ऐसी पेंटिंग या कोई पिक्चर. मेंटल पीस एक वर्ड आपने यहाँ पे पढ़ा है, उसका मतलब होता है कोई ऐसा कोई स्टोन या फिर जो अपने रूम में देखा होगा, एक फायर प्लेस होती है, कहीं ना कहीं पे से आग लगी होती है. इट्स अ स्ट्रक्चर ऑफ वुड या फिर मार्बल या स्टोन्स का बना हुआ, जिसके अंदर एक फायर जलाने के लिए एक फायर प्लेस सा होता है. यहाँ पे मतलब आग जला के आप रूम को वार्म कर सकते हो. द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवॉल्टिंग का मतलब होता है जिस चीज़ को बिलीव करने में हमें थोड़ी सी दिक्कत हो या फिर मुश्किल हो. रिवॉल्टिंग मतलब अनप्लेजेंट. एब्सर्ड मतलब जिसका कोई लॉजिक ना हो या इलॉजिकल यू कैन से. अनडिग्निफाइड मीन्स डिसरिस्पेक्टफुल. फेबल्स द स्टोरी which have moral teachings but they are the fictitious stories. Prophets means saints or God. So हमने यहाँ पे पढ़ा कि जो ऑथर है वो बात कर रहा है अपनी ग्रैंडमदर के बारे में, जिसको वो कुछ पिछले 20 सालों से जानता है, और अभी उसकी ग्रैंडमदर के फेस पे काफ़ी रिंकल्स जो हैं वो हो चुकी हैं. और जैसा कि वो बताता है कि उसको बताया जाता है कि कभी उसकी जो दादी थी वो काफ़ी यंग थी, सुंदर थी, और उसका एक हस्बैंड भी था. दादी जो उसके ग्रैंडफादर हैं उनका पोर्ट्रेट जो है एक वॉल पे फ़ोटो जो है वो लगी हुई है, जिसमें उन्होंने एक लूज़ फिटिंग क्लॉथ जो है वो पहने हैं, टर्बन पहनी है, और लॉन्ग वाइट कलर की बियर्ड है उनकी जो उनकी चेस्ट तक पहुंचती है, और वो बहुत ज़्यादा बूढ़े लग रहे हैं, मानो कि वो 100 इयर्स के हों. और ऑथर को ये लगता है कि ये मेरे दादू तो नहीं हो सकते, ये कोई और हो सकते हैं, क्योंकि मेरी दादी काफ़ी यंग थी, काफ़ी सुंदर थी, और ये इतने ज़्यादा बूढ़े हैं. ये ऐसा लगता है कि इनके अपनी बच्चे नहीं होंगे, इनके ग्रैंड चिल्ड्रन होंगे. और जैसे दादी के बारे में बताता है कि दादी जो है, दादी अपने कज़न्स के लिए स्टोरी सुनाया करती थी कि
जैसे कि वो कुछ गेम्स खेला करती थी अपने चाइल्डहुड में, तो उसको ये स्टोरीज़ जो हैं ये ज़्यादा लॉजिकल नहीं लगती, डिसरिस्पेक्टफुल लगती हैं, क्योंकि ये सब कुछ जो है ये उनकी इमेजिनेशन के बियॉन्ड है कि दादी भी कभी छोटी बच्ची थी और ऐसे गेम्स खेला करती थी। और वो ये सोचा करते थे कि उनकी जो लाइफ की स्टोरीज़ हैं वो किसी मॉरल स्टोरी से कम नहीं है, जो भी वो बताती है उसमें कुछ ना कुछ मॉरल जो है वो होता है। नेक्स्ट पैराग्राफ जो है यहाँ पे हम पढ़ेंगे, शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट, हर फेस वॉज अ क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर। No, we were certain that she had always been, as we had known her, old, so terribly old that she could not have grown older and had stayed at the same age for 20 years. She could never have been pretty, but she was always beautiful. She hobbled about the house in spotless white, with one hand resting on her waist to balance her stoop and the other telling the beads of her rosary. Her silver locks were scattered untidily over her pale, puckered face, and her lips constantly moved in inaudible prayers. Yes, she was beautiful. She was like the winter landscape in the mountains, an expanse of pure white serenity, breathing peace and contentment. So here we also got some new words. क्रिस क्रॉस का मतलब होता है एक इंटरसेक्टिंग लाइंस को बनाना जो स्ट्रेट लाइंस होंगी। जैसे किसी के फेस पे रिंकल्स पड़ती हैं तो वो एक क्रिस क्रॉस बनाती है, मतलब वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, लाइंस लाइंस जैसे एक दूसरे को काटती हूँ। हॉबल्ड एक वर्ड है यहाँ पे, वॉक्ड, यू कैन से वॉक्ड इन एन ऑकवर्ड वे, मतलब जब ऑकवर्ड तरीके से हम चलते हैं तो उसको हम हॉबल्ड कहते हैं। स्पॉटलेस वाइट का मतलब है कि वो एक ऐसे सुंदर साफ़ सुथरे कपड़े पहनने वाली औरत थी जो वाइट कलर की ड्रेसेस पहनती थी जिनमें कोई भी दाग नहीं होता था। स्टूप होता है जब कोई इंसान अपनी बॉडी को आगे फॉरवर्ड करके बेंड करता है, उसको हम बोलते हैं झुकना। रोजरी होती है एक माला जिसके बीच में छोटे छोटे से मोती होते हैं और उनको काउंट किया जाता है चैंटिंग्स के लिए या फिर रिलीजियस प्रेयर्स के लिए। लॉक होते हैं बाल। स्कैटर्ड का मतलब होता है बिखरा हुआ, डिसऑर्गेनाइज्ड। अनटाइडली का मतलब होता है जो क्लीन ना हो, जो अनक्लीन हो। पकड़ होता है जो फेस जो है सिकुड़ जाता है रिंकल्स की वजह से। इनऑडिबल का मतलब होता है जिनको सुना ना जा सके। सीरेनिटी का मतलब होता है शांति, और यहाँ पे एक वर्ड है जो काफ़ी बोल्ड है, एन एक्सपेंस ऑफ वाइट, प्योर वाइट सीरेनिटी। इसका मतलब होता है शांति के लिए, रिलैक्स होने के लिए, किसी के पीसफुल कैरेक्टर को बताने के लिए। तो यहाँ पे हम पीसफुल कैरेक्टर की बात कर रहे हैं, वो दादी का कैरेक्टर है। कंटेंटमेंट होती है एक स्टेट ऑफ हैप्पीनेस बोल सकते हैं या फिर सेटिस्फैक्शन बोल सकते हैं। तो इस पैराग्राफ में हमने पढ़ा कि जो दादी हैं वो शॉर्ट हाइटेड हैं, काफ़ी हेल्दी हैं, मोटी हैं, और उनको स्लाइटली सा एक जो कह सकते हैं हम झुकाव है या बेंट पड़ा हुआ है उनके पोस्चर में, थोड़ा झुक के चलने वाली हैं। उनके फेस पे काफ़ी ज़्यादा रिंकल्स हैं और वो काफ़ी ओल्ड भी लगती हैं, और ऐसा लगता है उनको देख के कि जैसे पिछले 20 साल से वो वैसी की वैसी ही हैं, वो ज़्यादा बूढ़ी नहीं हुई। लेकिन ऑथर हमें ये बताते हैं कि वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं, नॉट प्रेटी। और वो चलती हैं घर में एक ऑकवर्ड वे से। जो वो ड्रेस पहनती हैं वो वाइट स्पॉटलेस ड्रेस पहनती हैं और उनके हाथ में रोजरी रहती है, मतलब माला रहती है। एक हाथ से दूसरे हाथ में वो रेस्ट करते जाती है और अपने एक हाथ से कभी दूसरे हाथ से वो अपने बैक को सपोर्ट करती हैं चलने के लिए।
उनके बाल जो है वो सिल्वर कलर्ड के हैं, मतलब वाइट हो चुके हैं, और वो बहुत अच्छे तरीके से उनको कॉम करती है, और कॉम नहीं करती, मतलब वो डिसऑर्गेनाइज रहते हैं, और कॉन्स्टेंटली वो चैंटिंग करते रहती है, प्रेयर्स करते रहती है। और वो अपनी दादी को कंपेयर करते हैं विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन, जिसका मतलब है कि वो बहुत ज़्यादा पीसफुल हैं, काम हैं, और इस चीज़ को वो फील भी करते हैं। और वो ये कहते हैं कि मेरी दादी जो है एक लाइव एग्जाम्पल है प्योर वाइट पीस, मतलब शांति के लिए और वाइट कलर के लिए और प्योरिटी के लिए वो अपनी दादी को एक एग्जाम्पल की तरह लेते हैं। My grandmother and I were good friends. My parents left me with her when they went to live in the city and we were constantly together. She used to wake me up in the morning and get me ready for school. She said her morning prayers in a monotonous sing song while she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it very by heart. I listened because I loved her voice but never bothered to learn it. Then she would fetch my wooden slate, which she had already washed and plastered with yellow chalk, a tiny earthen ink pot, and a red pen, tie them all in a bundle, and hand it to me. After a breakfast of a thick stale chapati with a little butter and sugar spread on it, we went to school. She carried several stale chapatis with her for the village dogs. So the word monotonous is dull, which is boring. Bothered मतलब to be concerned, चिंता होना. Fetch मतलब किसी चीज़ को प्राप्त करना. Stale means, स्टेल का मतलब होता है बासी रोटी, मस्ती, यू कैन से नॉट फ्रेश. अर्दन होता है जो कि मिट्टी का बना हुआ हो. प्लास्टर्ड का मतलब होता है एक प्लास्टर की लेयर लगा देना, जैसे स्लेट के ऊपर पोचा वगैरह फेरा जाता था. और स्लेट का तो पता ही होगा आपको कि स्लेट होती है जिसके ऊपर छोटे बच्चों को, या फिर पुराने टाइम में छोटे बच्चों को कुछ राइटिंग सिखाने के लिए एक फ्लैट प्लेट का यूज़ किया जाता था, जो वुडन की होती थी, उसको हम स्लेट बोलते हैं. तो इस पैराग्राफ में हमने पढ़ा कि जो ऑथर है वो कहता है कि वो अपनी दादी के साथ विलेज में ही रहता था, क्योंकि उसके पेरेंट्स को जो है अपने बच्चे को उनकी दादी के साथ छोड़ना पड़ा. तो उसके पेरेंट्स जो हैं वो सिटी की लाइफ में सेटल हो चुके थे, इसलिए दादी और वो एक दूसरे के बहुत अच्छे फ्रेंड बन गए थे. और हर रोज़ दादी क्या करती थी, उसको मॉर्निंग में उठाती थी, उठाने के बाद उसको स्कूल के लिए रेडी करती थी, और अपनी जो मॉर्निंग प्रेयर्स हैं उनको वो बोलते जाती थी, उसको नहलाती थी, ड्रेस अप करती थी. और उसके बाद क्योंकि उसको अपनी दादी की वॉइस काफ़ी पसंद थी, तो वो ये जो गाने या भजन जो भी वो बोलती थी उसको वो ध्यान से सुनता था. लेकिन उसने कभी भी कोशिश नहीं की कि वो उनको मेमोराइज़ करे, वो क्या बोल रही है वो याद रखे. उसके बाद वो क्या करती थी, उसकी वुडन स्लेट जो होती थी उसको रेडी करके रखती थी. उसके साथ एक अर्दन इंक पॉट भी रेडी होता था, छोटा सा. रेड पेन भी उसके साथ रखती थी. और ब्रेकफास्ट में उसको वो स्टेल चपाती खिलाती थी, जिसके ऊपर वो बटर और शुगर लगा के उसको खाने को देती थी. उसके बाद वो दोनों वॉक करते हुए स्कूल में पहुंच जाते थे, और दादी जो हैं उसकी साथ अपने स्टेल चपातीस को लेके जाती थी, जिनको वो विलेज डॉग्स को ऑफ़र करती थी. नेक्स्ट पैराग्राफ हम पढ़ रहे हैं. My grandmother always went to school with me because the school was attached to the temple. The priest taught us the alphabet and the morning prayer, while the children sat in rows on either side of the veranda, singing the alphabet or the prayer in a chorus. My grandmother sat inside reading the scriptures,
When we had both finished, we would walk back together. This time the village dogs would meet us at the temple door. They followed us to our home, growling and fighting with each other for the chapatis we threw to them. When my parents were comfortably settled in the city, they sent for us. That was a turning point in our friendship. Although we shared the same room, my grandmother no longer came to school with me. I used to go to an English school in a motor bus. There were no dogs in the street, and she took to feeding sparrows in the courtyard of our city house. So, here in the first paragraph, we learned about in these two paragraphs there were a word scriptures, जिसका मतलब होता है holy writings, किसी भी धर्म से रिलेटेड कुछ पवित्र जो बुक्स होती हैं उनको स्क्रिप्चर्स बोलते हैं. ग्राउलिंग का मतलब होता है जैसे कुत्ते जो हैं वो एक दूसरे को भौंकने को पड़ते हैं. कोर्टयार्ड का मतलब होता है बरामदा, आंगन. तो यहाँ पे हमने पढ़ा कि जो ग्रैंडमदर है वो उसको लेके स्कूल जाती थी और फिर टेंपल जो था उस स्कूल के साथ अटैच था. जब तक ऑथर जो है अपनी पढ़ाई करता तब तक वो वहाँ बैठ के अपने स्क्रिप्चर्स पढ़ती डेली. तो ये एक रूटीन थी उनकी. तो उसके साथ बच्चे जो हैं जैसे अपने बोलते बोलते अल्फ़ाबेट्स को याद कर रहे हैं, कुछ प्रेयर्स कर रहे हैं. दूसरी तरफ जो है वो टेंपल में बैठ के अपने स्क्रिप्चर्स पढ़ के उनको फिनिश कर देती थी जब उनको वापस आना होता था. जो विलेज डॉग्स होते थे वो उनको वापसी में मिलते थे और वो उनको फॉलो करते थे उनके घर तक. एक दूसरे से फाइट करते थे ताकि वो सब जो हैं वो बासी रोटियां जो हैं दादी से छीन सकें या फिर ले सकें. और जो ऑथर अपने पेरेंट्स के बारे में बताता है कि वो सेटल हो चुके थे सिटी में और उसके बाद उन्होंने हमें बुलावा भेजा. और ये एक टर्निंग पॉइंट था दादी और मेरी फ्रेंडशिप के बीच में. जो वो शेयर करता है कि हम दोनों सेम रूम में मतलब रहते थे, सेम रूम शेयर करते थे, लेकिन अभी वो जो मुझे कंपनी देना या फिर वो मेरी हेल्प करना, मुझे ड्रेसिंग अप कराना, मुझे नहलाना, वो चीज़ें चेंज हो चुकी थी. और उसके बाद मेरी जो सिलेक्शन है या एडमिशन है वो एक इंग्लिश स्कूल में हो गई थी. मैं मोटर बस में जाता था और जो पिक एंड ड्रॉप बस ही देती थी. अब यहाँ पे ना ही तो कोई स्ट्रीट डॉग्स थे, इसलिए दादी जो है उन्होंने स्पैरोज़ को फीड करना शुरू कर दिया इंस्टेड ऑफ द डॉग्स. और ये स्पैरोज़ जो थी ये हमारे आंगन में या फिर कोर्टयार्ड में, बरांडा में आ जाती थी हमारे ही घर में. नेक्स्ट पैराग्राफ है. एज द ईयर्स rolled by, we saw less of each other. For some time she continued to wake me up and get me ready for school. When I came back, she would ask me what the teacher had taught me. I would tell her English words and little thing of Western science and learning the law of gravity, Archimedes' principle, the world being round, etc. This made her unhappy. She could not help me with my lessons. She did not believe in the things they taught at the English school and was distressed that there was no teaching about God and the scriptures. One day I announced that we were being given music lessons. She was very disturbed. To her, music had lewd association. It was the monopoly of her lords and beggars, and not meant for gentlefolk. She said nothing, but her silence meant disapproval. She rarely talked to me after that. So here in this paragraph we got that years rolled by का मतलब होता है टाइम का बीतना, समय का बीतना. डिस्ट्रेस्ड मतलब कोई बिल्कुल दुखी हो जाना, बहुत ज़्यादा पेन होना. लीव्ड एसोसिएशन का मतलब होता है इनडिसेंट पीपल, इनडिसेंट लोगों के बीच में या ग्रुप्स में रहना.
हेलोट्स का मतलब होता है प्रोस्टिट्यूट्स। जेंटल फॉक का मतलब होता है जो अच्छे लोग होते हैं, जिनका अच्छे घराने में जन्म होता है, दे आर द जेंटल फॉक। तो ऑथर यहाँ पे बोलता है कि जैसे जैसे समय बीतता गया, उनकी जो कॉन्वर्सेशन थी वो बहुत कम हो गई। कुछ समय के लिए वो उसको जगाने के लिए आती थी, उसको रेडी भी करती थी, लेकिन जैसे वो कभी कुछ पूछती थी कि स्कूल में उसने क्या पढ़ा, जब वो कुछ साइंस की टर्मिनोलॉजीज़ या फिर इंग्लिश के वर्ड्स दादी को सुनाता था तो वो काफ़ी अनहैप्पी फील करती थी। और इवन उनको इंग्लिश लैंग्वेज की नॉलेज भी नहीं थी, तो वो उसकी कोई भी मदद जो है लेसन्स में नहीं कर पाती थी। जैसे कि ये नया स्कूल था और नए स्कूल में उनको भगवान के बारे में या फिर रिलीजन के बारे में या फिर रिलीजियस स्क्रिप्चर्स के बारे में कुछ भी नहीं सिखाया जाता था, इसलिए दादी काफ़ी परेशान रहने लग पड़ी। और वो ये कहती थी कि ये आज का जो एजुकेशनल सिस्टम चल रहा है, इसको वो अप्रूव नहीं करती थी। और जब उनको ये पता चला कि ऑथर जो है वो म्यूज़िक के लेसन्स ले रहा है, तो वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। उसके अकॉर्डिंग म्यूज़िक जो है वो इनडिसेंट लोग जो हैं वो सीखते हैं। जैसे बेगिंग करनी होती है तो उनको क्या करना पड़ता है, गाना बजाना करना पड़ता है। या फिर जो प्रॉस्टिट्यूट्स होती हैं वो क्या करती हैं, वो भी गाने वगैरह बजा के या फिर डांस करके ही काम करती हैं। तो उनको ये लगता था कि जो म्यूज़िक है ये जेंटल लोग जो होते हैं वो म्यूज़िक नहीं सीखते हैं, और जो डिसेंट फैमिली से होते हैं उनको नहीं सिखाना चाहिए। और साथ साथ में उनको ये भी लगता है कि मतलब ये अच्छे लोगों का काम नहीं है म्यूज़िक सीखना, इसलिए वो ऑथर के साथ बात करना बंद कर देती हैं। When I went up university, I was given a room of my own. The common link of friendship was snapped. My grandmother accepted her seclusion with resignation. She rarely left her spinning wheel to talk to anyone. From sunrise to sunset, she sat by her wheel spinning and reciting prayers. Only in the afternoon, she relaxed for a while to feed the sparrows. While she sat in the veranda, breaking the bread into little bits, hundreds of little words collected round her, creating a veritable bedlam of chirrupings. Some came and perched on her legs, others on her shoulders, some even sat on her head. She smiled but never shooed them away. It used to be the happiest half hour of the day for her. So, in this paragraph, we learn so many things. Snapped होता है completely या फिर अचानक से कोई चीज़ का टूट जाना। सिक्लूजन का मतलब होता है अकेले में रहना, लोगों से दूर रहना। एक्सेप्टेड हर सिक्लूजन विद रेजिग्नेशन मतलब उन्होंने इस अकेलेपन को एक्सेप्ट कर लिया था और उन्होंने अपने आप को दूसरों से दूर कर लिया था। स्पिनिंग व्हील होता है चरखा काटना, और वेरिटेबल बेडलैम ऑफ चिरपिंग एक लाइन है यहाँ पे, ये रेफ़र करती है जो नॉइज़, जैसे स्पैरोज़ काफ़ी ज़्यादा इकट्ठी होकर चिरपिंग करती हैं, बोलती हैं, तो उनकी चहचहाहट जो है वो नॉइज़ प्रोड्यूस करती है, उसी को हम बोलते हैं वेरिटेबल बेडलैम ऑफ चिरपिंग्स। वेरिटेबल का मतलब होता है किसी चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए कोई भी इंटरेस्टिंग चीज़ या फिर अनयूजुअल कुछ भी हो उसको डिस्क्राइब करना, दैट इज़ वेरिटेबल। बेडलैम इज़ अ कन्फ्यूजन। पर्च्ड का मतलब होता है जैसे रेस्ट करना, किसी चीज़ को लाइट करना। शूड होता है किसी पर्सन को या फिर किसी एनिमल को शू करके हम उड़ाते हैं, जैसे चिड़िया को उड़ाते हैं शू शी करके, दैट इज़ शूड इन इंग्लिश। इस पैराग्राफ में हमने पढ़ा कि जो ऑथर है वो यूनिवर्सिटी में चले जाते हैं, उनका अपना एक रूम है और उनका जो फ्रेंडशिप का बॉन्ड था अपनी दादी के साथ वो टूट जाता है, और उसके साथ साथ उनकी फ्रेंडशिप जो है वो ख़त्म हो जाती है। अभी दादी जो है वो काफ़ी प्राइवेट रहना शुरू हो जाती है और अपना जो होल डे है वो चरखा ही काटते रहती है। सनराइज़ से सनसेट तक वो
यही काम करती है बैठ के चरखा काटने वाला, और साइलेंटली अपनी प्रेयर्स जो है वो भी करते जाती है। आफ्टरनून में एक आधे घंटे के लिए वो स्पैरोज़ को फीड करती है बरांडा में। स्पैरोज़ जो हैं वो घर में आके काफ़ी चहचहाने का, शोर मचाने का काम करती हैं। जो आधा घंटा होता है ये उनका बेस्ट मोमेंट होता है पूरे दिन में। तो इसके साथ जो स्पैरोज़ का सीन है वो इस तरह से बताया है कि वो इतनी ज़्यादा आ जाती हैं कि कुछ उनके सर पे बैठ जाती हैं, कुछ शोल्डर पे बैठ जाती हैं, लेकिन वो किसी को भी उड़ाती नहीं हैं। और मतलब वो इस पल में वो काफ़ी खुश होती हैं। तो ये पूरे दिन का उनका खुशी वाला पल होता है। नेक्स्ट है, व्हेन आई डिसाइडेड टू गो अब्रॉड फॉर फर्दर स्टडीज़ आई वाज श्योर माय ग्रैंडमदर वुड बी अपसेट. I would be away for 5 years, and at the age one could never tell, but my grandmother could. She was not being sentimental. She came to leave me at the railway station but did not talk or show any emotion. Her lips moved in a prayer. Her mind was lost in prayer. Her fingers were busy telling the beads of her rosary. Silently, she kissed my forehead, and when I left, I cherished the most imprint as perhaps the last sign of physical contact between us. But that was not so. After 5 years, I came back home and was met by her at the station. She did not look a day older. She still had no time for words, and while she clasped me in her arms, I could hear her reciting prayers. Even on the first day of my arrival, her happiest moments were with her sparrows, whom she fed longer, and with frivolous rebukes. सो यहाँ पे हमने कुछ वर्ड्स पढ़े. सेंटिमेंटल होता है काफ़ी ज़्यादा, इमोशनल हो जाना. वीड्स का मतलब होता है, जो मैंने आपको बताया कि छोटे छोटे जो रोज़री के या माला के जो मोती होते हैं. चेरिश्ड होता है किसी चीज़ को पकड़ के रखना या कोई मोमेंट्स जो हैं उनको सोचना. मॉइस्ट होता है वेट. इम्प्रिंट का मतलब होता है इम्प्रेशन. क्लैस्प्ड का मतलब होता है किसी को टाइटली गले से लगाना. फ्रिवोलियस होता है सीरियसली, छोटी छोटी डांट या फटकार, लेकिन सीरियस पर्पस से नहीं, काफ़ी लाइट वे में किसी को डांटना. रिब्यूक होता है किसी चीज़ को डिसअप्रूव करना. फ्रिवोलियस रिब्यूक्स का मतलब होता है किसी को, यहाँ पे जैसे स्पैरोस को बोला है कि धीरे धीरे दादी जो है वो उनको डांटा करती थी. तो इस पैराग्राफ में पढ़ा कि जब ऑथर जो है वो डिसाइड करते हैं कि अब्रॉड जाना है फर्दर स्टडीज़ के लिए, तो वो ये बिलीव करते हैं कि शायद ये लास्ट मोमेंट होगा कि वो अपनी दादी को लास्ट टाइम देख रहे हैं. इसके बाद शायद उनका मिलना भी ना हो, क्योंकि 5 साल का जो टाइम है काफ़ी लॉन्ग ड्यूरेशन है. कोई कुछ कह नहीं सकता कि 5 साल तक दादी जो है वो रहेंगे या नहीं रहेंगे. तो वो स्टेशन पे जब पहुंचते हैं वो उनको टाइटली जो है गले से लगाती हैं, उसको किस करती हैं फोरहेड में. और ऑथर को ये लगता है कि शायद उनके बीच में ये फ़िज़िकल जो है कांटेक्ट उनकी किस के द्वारा लास्ट ही साइन होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. उसके बाद वो ये बोलते हैं कि वो बिल्कुल भी सेंटिमेंटल नहीं थी. जब वो वापस आते हैं 5 साल के बाद तो उनको मिलते हैं तो वो वैसे की वैसे ही लगती है. एक दिन भी ऐसा नहीं लगता कि एक दिन भी और वो बूढ़ी हुई है. और उसके बाद वो फिर से उनको अपनी बाजुओं में पकड़ लेती है, उनको गले से लगाती है. और ऑथर को जो है ये भी फील होता है कि वो जैसे फर्स्ट डे आते हैं वापस, तो जो उनका स्पैरोज़ के साथ बॉन्ड था वो भी वैसा का वैसे ही था. वो उसको वैसे ही फीड करती रही पीछे से भी, जैसे वो फीड करती थी. नेक्स्ट पैराग्राफ जो है, In the evening a change came over her. She did not pray. She collected the women of the neighborhood, got an old drum. She started to sing. For several hours she thumped the sagging skin of the dilapidated drum and sang of the homecoming of warrior. We had to persuade her to stop to avoid overstraining. That was the first time since I had known her that she did not pray. So next paragraph में हमने पढ़ा है
थम्प्ड का मतलब होता है किसी चीज़ को ज़ोर ज़ोर से हिट करना। सैगिंग का मतलब होता है किसी चीज़ का सिंक करना, डूबना। डिलैपिडेटेड होता है निराश होना। और सैगिंग स्किन ऑफ द डिलैपिडेटेड ड्रम का मतलब होता है कि जो सरफेस है उसको बजा बजा के वो काफ़ी ज़्यादा लूज़ हो चुका है। और इसके बाद है कि ओवर स्ट्रेनिंग का मतलब होता है कि वो काफ़ी ये ओवर डूइंग कर रही थी, मतलब वो अपने आप को थका चुकी थी। तो इस पैराग्राफ में हमने पढ़ा कि जो इवनिंग जब वो उसको लगता है कि उसका पोता घर पे आया तो रूटीन प्रेयर्स वो नहीं करती, जबकि वो सब औरतों को मोहल्ले में इकट्ठे करके उनको क्या करती है, ड्रम बजाना शुरू कर देती है, ढोल बजाना शुरू कर देती है। और पूरी फैमिली जो है उनको बोलती हैं कि आप ऐसा मत करो, अपने आप को एग्जॉस्ट मत करो, लेकिन वो नहीं मानती किसी को भी। और नेक्स्ट पैराग्राफ में, द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल, इट वॉज अ माइल्ड फीवर, द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो, बट माई grandmother thought differently. She told us that her end was near. She said that since only a few hours before the close of the last chapter of her life she had omitted to prayer, she was not going to waste any more time talking to us. अब यहाँ पे सीन जो है वो डिफरेंट हो चुका है, क्योंकि उनकी ग्रैंड मदर जो है उन्होंने नेक्स्ट मॉर्निंग उनको देखा तो वो काफ़ी ज़्यादा बीमार हो चुकी थी। फीवर तो काफ़ी माइल्ड था, डॉक्टर ने बोला ये चला जाएगा, लेकिन ग्रैंड मदर जो है वो डिफरेंटली सोच रही थी। उन्होंने ये बोला कि मेरा एंड जो है वो नियर आ चुका है। उन्होंने ये भी बोला कि ये कुछ पल जो हैं लास्ट के घंटे जो हैं बचे हैं, ये मेरी लाइफ का लास्ट चैप्टर जो है ये चल रहा है, और अभी मैं प्रे नहीं करूँगी। और उन्होंने ये भी बोला कि मैं किसी से बात करके अपना टाइम जो है वो वेस्ट नहीं करना चाहती। We protested, but she ignored our protest. She lay peacefully in the bed praying and telling her beads. And even before we could suspect, her lips stopped moving and the rosary fell from her lifeless fingers. A peaceful pallor spread on her face and we knew that she was dead. अब क्या होता है यहाँ पे कि प्रोटेस्ट का मतलब होता है ऑब्जेक्ट करना, किसी चीज़ को समझाने के लिए या फिर कुछ बताने के लिए ऑब्जेक्ट करना कि ऐसा नहीं करो। फिर उसके बाद एक वर्ड था पैलर। पैलर होता है एक तरह का पीलापन जो एक डेड बॉडी या फिर काफ़ी बीमार इंसान के मुंह पे आप देख सकते हो। तो इस पैराग्राफ में हमने पढ़ा कि फैमिली जो है उनको प्रोटेस्ट करती है कि आप रुक जाओ, ऐसा मत करो, लेकिन वो बेड पे पीसफुली लेट जाती हैं, अपनी प्रेयर्स को कंटिन्यू रखती हैं और अपने बीट्स, अपनी जो माला है वो अपने हाथों से चलाते जाती हैं। अचानक से वो माला या फिर जो उनके लिप्स जो हैं वो कुछ मंत्र वगैरह या फिर जो भी वो बोल रही थी, चैंटिंग कर रही थी, वो लिप्स जो हैं उनके लाइफलेस हो जाते हैं, स्टॉप कर जाते हैं और माला उनके हाथ से निकल जाती है। एक तरह की शांति और एक तरह का पीलापन जो है उनके चेहरे पे आ जाता है और हम सबको ये पता चल जाता है कि वो अभी इस दुनिया को अलविदा कह चुकी हैं, वो मर चुकी हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ में, वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड एंड एज इट कस्टमरी laid her on the ground and covered her with a red shroud. After a few hours of mourning, we left her alone to make arrangements for her funeral. In the evening, we went to her room with the crude stretcher to take her to the cremated. The sun was setting and had lit her room and veranda with a blaze of golden light. We stopped halfway in the courtyard. All over the veranda and in the room, right up to where she lay dead and stiff, wrapped in red shroud, thousands of sparrows sat scattered on the floor. There was no chirping. We felt sorry for the birds, and my mother fetched some bread for them. She broke it into little crumbs, the way my grandmother used to, and threw it to them. The sparrow took no notice of the bread. When we carried my grandmother's corpse off, they flew away quietly. Next morning, the sweeper swept the breadcrumbs into the dustbin. कस्टमरी होता है ट्रेडिशनल वे में, क्रूड होता है जिसको रफली बनाया जाए, क्रीमेटेड होता है क्रीमेशन के लिए जिस ग्राउंड में जाके हमें डेड बॉडी को जलाना पड़ता है,
ब्लेज होता है फायर की तरह, जैसे जलना या फिर बहुत ज़्यादा मतलब चमकीला होना। ब्लेज हम सनलाइट के लिए यूज़ करते हैं। श्राउड होता है एक ऐसा कपड़ा जिसके बीच में डेड पर्सन को लपेटा जाता है। कॉप्स होता है डेड बॉडी के लिए। तो इस पैराग्राफ में हमने पढ़ा कि जो हमारी फैमिली थी उन्होंने उनको उनके रूम से हटा के ग्राउंड में रखा और उनको रैप किया रेड कलर के कपड़े से। 1000 स्पैरोज़ जो थी वो उनके बरामदा में आके ग्रैंड मदर के पास बैठ गई। ऑथर की मदर जो है वो जाके ब्रेड क्रम्स लेके आती हैं, ब्रेड को टुकड़ों में, छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करके उनको डालती हैं जैसे ग्रैंड मदर किया करती थी। लेकिन जो स्पैरोज़ हैं उन्होंने ब्रेड को देखा तक नहीं और वो साइलेंटली उड़ जाती हैं जैसे ही ग्रैंड मदर की डेड बॉडी को उठाया जाता है। नेक्स्ट एक स्वीपर आता है, वो इन क्रम्स को उठा के डस्टबिन में डाल देता है। और जो वर्ड्स हैं मतलब वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव थे यहाँ पे कि उन्होंने ब्रेड्स को खाया भी नहीं और वो खाना भी नहीं चाहते थे। एक्चुअल में वो वर्ड्स जो हैं वो डेथ पे मौन करने आते हैं और इसलिए मौन करते हैं कि उस दादी को जिस मतलब औरत ने हमें पूरी लाइफ ब्रेड खिलाए हैं या फिर कुछ खिलाया है, उनकी डेथ के लिए वो कुछ पल निकाल के दादी की डेथ पे मौन करती हैं। सो इस चैप्टर में हमने इतना किया। नेक्स्ट वीडियो में आई विल बी गिविंग यू सम क्वेश्चंस एंड आंसर्स डिटेल्ड वीडियो। So please, if you have not subscribed this channel yet, do it subscribe and share with your friends so that they can also get the material. It's not like this that only 11th class material is here. 12th class, almost chapters I think from 12th standard I have uploaded, and with their question and answer you can get all by watching these videos. Thank you all.